जय हिंद दोस्तों। म्यांमार कू, ये आप लोग काफ़ी ज़्यादा टर्म सुन रहे होंगे आजकल न्यूज़ में, तो मैं आप लोगों से इस वीडियो में इसी वर्ड को लेकर डिस्कस करूंगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये क्या चीज़ है। म्यांमार कू आखिर क्या चीज़ है। इसको कूप लिखा जाता है लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है कू। तो जानेंगे म्यांमार कू के बारे में और इंडिया का क्या स्टांस है, क्योंकि इंडिया का पड़ोसी मुल्क है हमारा म्यांमार। तो इंडिया का क्या स्टैंड है इसको लेके और इंडिया किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है इन सभी चीज़ों को लेके, ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, मेरा नाम है तुषार एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैको 5 पे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बर्मा या फिर म्यांमार। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बर्मा और म्यांमार दोनों सेम है। म्यांमार आपका ऑफिशियल नेम है जो कि अपॉइंट किया गया था 1989 में, इसको कंसिडर किया गया था, लिया गया था और ये मिलिट्री के द्वारा लिया गया था। म्यांमार घोषित किया गया था कि हम लोग म्यांमार बुलाएंगे, बर्मा नहीं बुलाएंगे। लेकिन जो पूरा दुनिया है, जो वेस्ट का आपका दुनिया है, ये बोलता है कि नहीं हम लोग बर्मा ही बुलाएंगे। ठीक है, तो बर्मा और म्यांमार सेम चीज़ है। अब देखिए, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है तो यहाँ पे बर्मा में कुछ भी भसड़बाजी होगी और इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव भी चल रहा है म्यांमार के साथ, तो हमारे को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा अगर यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आती है किसी कारणवश। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बर्मा है उसका जो नेबरिंग देश है वो कौन कौन सा है। तो ये है आपका चाइना, एक है हमारा इंडिया, एक है हमारा बांग्लादेश, एक है हमारा लाओस और एक है हमारा थाईलैंड। यानी 5 कंट्रीज है जिससे बॉर्डर शेयर आपका हो रहा है म्यांमार का। अब देखिए, म्यांमार का जो कैपिटल है वो क्या है, आपका नेपिडो। ठीक है, वो कहाँ पे है, इस जगह पे है। मैप से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसीलिए मैंने मैप को यूज़ किया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, और म्यांमार का एक फेमस रिवर भी है, इसका नाम है इरावडी। ठीक है, ये देखिए आप बीच से जा रहे हैं ना, एकदम मस्ती में, तो ये है आपका इरावडी रिवर। अब चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। जो बॉर्डर शेयर करता है उसका लंबाई कितना है, 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ म्यांमार। और कौन कौन से स्टेट के साथ करता है ये बॉर्डर शेयर, तो देख लेते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, एक नागालैंड के साथ करता है, एक मणिपुर के साथ करता है और एक मिजोरम के साथ करता है। यानी 4 स्टेट के साथ म्यांमार जो है वो बॉर्डर शेयर करता है आपका। अब देखिए, ये आपको बता दिया, ये आपका रिवर है, रिवर बताया गया है, एकदम बीचों बीच से गया हुआ है, इरावडी रिवर है ये। ठीक, अब हम लोग समझते हैं ये म्यांमार कू के बारे में कि आखिर ये म्यांमार कू है क्या। देखिए, म्यांमार कू को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ खिलाड़ियों को समझ लेते हैं और देख लेते हैं उनका चेहरा कि आखिर ये चीज़ किसके किसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो यहाँ पे ये जो आजकल न्यूज़ में है वो चर्चित में है ये खिलाड़ी। इनका नाम है ऑंग सैन सू ची। तो ऑंग सैन सू ची जो है, इनको ये आजकल पूरा मीडिया में छाई हुई हैं, इन्हीं के कारण से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भसड़बाजी है। मतलब इन्हीं के रिलेशन में है भसड़बाजी, इनके चक्कर में नहीं है लेकिन इन्हीं के रिलेशन में है। ये है हमारे ऑंग सैन। ठीक है, इनको फादर ऑफ द नेशन या फिर फादर ऑफ बर्मा भी बुलाया जाता है और ये इनके पिताजी हैं। ठीक है, ये इनकी यंगेस्ट चाइल्ड है। ठीक, और एक है ये यू नू, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्मा है। इनका तो खेल खत्म हो गया, वैसे इनका कोई जरूरत नहीं है, इनका भी जरूरत नहीं है। मेन खिलाड़ी हैं ये, और एक भाई साहब हैं हमारे ये इन्होंने पूरा खेल मामला समझ के रखा हुआ है और इन्होंने भसड़बाजी किया हुआ है। इनका नाम है जनरल मिन ऑन्ग लियांग। ये आपके सीनियर जनरल हैं, ये मिलिट्री के जनरल हैं। अभी ये जो कू किया गया है इन्हीं के द्वारा किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये कू क्या का मतलब है, इसका मतलब क्या है भैया, जो कू 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 की ऐसे कर रहा है ये लोग, क्या है ये। तो देखिए, ये जो कू है इसका मतलब होता है ब्लो, और कू डिटाट का मतलब होता है ब्लो अगेंस्ट दी स्टेट। आप एक तरीके से इस तरीके से समझिए कि किसी भी जगह में अगर किसी भी सरकार को, वहां के सरकार को अगर हटा के पावर गेन कर लिया जाता है तो उसको कहा जाता है कू डिटाट, यानी रिमूवल एंड सीजर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पावर। और ये बेसिकली इलीगल ही होता है। तो यही चीज यहां पे हुआ है। जो लीडर थे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी एनएलडी, इनको ये लोग जीत गए थे यहाँ पे म्यांमार में इलेक्शन, और इनको हटा के जो लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और मिलिट्री द्वारा कैप्चर कर लिया गया है पावर, और डिक्लेयर कर दिया गया है 1 साल के लिए इमरजेंसी। तो यहाँ पे बेसिकली यही हुआ है कि सरकार जो था उसको हटा दिया गया है और मिलिट्री ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है देश पे, और वो रूल करने लग रहा है। तो बेसिकली इसी को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। ये पहली बार ही नहीं हुआ है, ये 3 बारी हो चुका है, इस बारी ये तीसरा टाइम था। सबसे पहला हुआ था
1962 में, उसके बाद हुआ था 1988 में, और अब जाके हो रहा है ये 2021 में। तो ये 3 बार कू हो चुका है। तो जो बात है वो शुरू होता है हमारा 1948 से, जब बर्मा को इंडिपेंडेंस मिला। बर्मा इसके पहले ब्रिटेन के हाथों में था और बीच में जापानीज भी आए थे इनके ऊपर रूल करने के लिए, लेकिन वो सभी चीजें हट वगैरह गई और 1948 में क्या हुआ, बर्मा को इंडिपेंडेंस मिल गया। इस समय के जो मेन खिलाड़ी थे वो थे यू नू और AFPFL के लीडर कौन थे, ये आपका ऑन्ग सैन। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया ऑन्ग सैन सू ची के जो पिता थे वो इसके लीडर थे। तो AFPFL के लीडर और यू नू यहाँ पे मेन खिलाड़ी थे जब बर्मा को इंडिपेंडेंस मिला। तो 1948 में इंडिपेंडेंस यहाँ पे इन लोगों को मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग एक साल के बाद 1949 में। अब देखिए 1949 में एक नए खिलाड़ी आते हैं नी विन नाम से। इनको इलेक्ट किया जाता है चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में, और इनको क्या किया जाता है, पूरा आर्मी का जो कंट्रोल है, जो मिलिट्री का कंट्रोल है, उनको दे दिया जाता है। बोला जाता है कि अब आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है, अब आप आर्मी को पूरा कंट्रोल कीजिए, एकदम बढ़िया से आप मजा लीजिए। अब क्या हुआ 1949 में तो उसको दे दिया गया, लेकिन 1958 में अब आ जाते हैं सीधे। यहां पे क्या हुआ, देयर इज अ स्प्लिट बिटवीन यू नू और AFPFL। ठीक है, यहां पे कुछ भसड़बाजी हो गई, इन लोगों के बीच में बहसा बहसी हुआ होगा कुछ, इसके कारण से क्या हुआ कि वहां पे स्प्लिट हो गया और जो गवर्नमेंट है वो खलबली मच गया उसमें। तो यहां पे क्या किया गया, जो नए खिलाड़ी थे जिनको आर्मी का पूरा कंट्रोल दिया गया था, उनको बता दिया गया कि आप इंटरिम PM हैं, तो इनको इंटरिम PM बना दिया गया। 1958 में नी विन जो है उनको इंटरिम PM बना दिया गया। ठीक है, और ये कौन थे आपका, ये मिलिट्री वाले थे। तो मिलिट्री रूल एक तरीके से आप देख रहे हैं, मिलिट्री रूल यहीं पे आ गया। ठीक है, नी विन के पास। ठीक है, और ये जो PM थे ये कब से कब तक थे, 1958 से 60 तक और 1962 से 74 तक। अब आप पूछ रहे होंगे कि बीच वाला 2 साल कहां चल गया जी, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये 1962 से 81 तक। अब देखिए 1958 का तो मामला यहां पे खत्म हो गया, यहां पे इनको PM बना दिया गया नी विन को। अब हम लोग आते हैं 1960 में। 1960 में अब बर्मा में दोबारा से इलेक्शन करवाया जाता है। इलेक्शन होता है, अब यहां पे दोबारा से यू नू जो थे वो जीत जाते हैं, उनका सरकार फिर से बन जाता है और उनको क्या होता है कि पावर देना पड़ता है नी विन को, यू नू को। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, 1960 में इन लोगों ने अपना सरकार बनाया और इन लोगों ने पावर को रीगेन कर लिया दोबारा। ठीक है, यहां पे तो हट गया था 1958 में, लेकिन 1960 में दोबारा से यू नू के पास पावर आ गया। ठीक है, इनका सरकार बन गया। लेकिन अब क्या हुआ, 1960 के बाद जो हमारे नी विन भाई साहब है, इन लोगों ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसा आपसे हो नहीं रहा है, आपसे देश चल नहीं रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, आपसे आप नहीं सकिएगा, आपसे ना हो पाएगा। तो इन लोग क्या किया, इन लोगों ने 1962 में मिलिट्री ने दोबारा से कू कर दिया और पावर को वापस अपने हाथों में ले लिया। समझ रहे हैं, मिलिट्री वाले लोग ऐसा है कि भैया हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपने से रूल करेंगे अपना देश में, क्योंकि भैया मिलिट्री के पास पावर होता है, गन उन सारा चीज हम लोग मिलिट्री को दे देते हैं, वो लोग चाहेगा तो हथियार लेगा। तो वही चीज हुआ, यहाँ पे हथियार लिया इन लोग मस्ती में, तो मिलिट्री लोग यहाँ पे हथियार लिया वापस से पावर। और यहाँ पे जो मिलिट्री है उन्होंने क्या किया, जो फेडरल स्ट्रक्चर था बर्मा का उसको पूरा धराशायी कर दिया, एकदम खत्म कर दिया, और वहां पे एक नया पार्टी रूल बनाया, सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। ठीक है, और ये केवल एकमात्र सोशलिस्ट पार्टी था जो कि रूल कर रहा था पूरे बर्मा में। ठीक है, और वहां पे कोई नहीं था, तो एक तरीके से आप देख सकते हैं डिक्टेटरशिप था मिलिट्री का वहां पे 1962 में। तो 1962 में हमारा सबसे पहला कू होता है और यहां पे पूरा मिलिट्री के पास कंट्रोल चला जाता है। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1962 के बाद मामला चलता आ रहा है। अब आता है 1988। यहां पे आपका फेमस 8888 अपराइजिंग होता है। ये स्टूडेंट के द्वारा बेसिकली किया जाता है और उसके बाद लेटर ऑन ज्वाइन कर लिया जाता है। डॉक्टर लोग ज्वाइन कर लेता है, हाउसवाइफ ज्वाइन कर लेता है, बच्चा लोग ज्वाइन कर लेता है, सब लोग इस अपराइजिंग में भाग ले लेता है। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा मिलिट्री से कुछ भी चीजें वहां पे चल नहीं रही थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था, जो इकोनॉमी है वो पूरा एकदम भसड़बाजी हो चुका था और जितना भी पैसा वैसा था सब इन लोग खो चुका था यहाँ का नागरिक लोग। तो ये लोग पूरा खिसिया गया और बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग अपराइजिंग करेंगे। तो इन लोग 8888 अपराइजिंग किया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका दोबारा से मिलिट्री कू किया जाता है। ठीक है, यहां पे पूरा एकदम भसड़बाजी कर दिया, एकदम जितने भी लोग थे वहां पे मारा, मिलिट्री वाला लोग उन लोगों को पूरा गोली उली मार के मर
मरा दिया और यहाँ पे पूरा भसड़बाजी हो गया। अराउंड आप लोगों को मैं बता दूं कि 1000 लोगों को मार दिया गया था और जो मिलिट्री वाले थे उन्होंने बोला था कि हम लोग केवल 350 लोगों को मारे थे। तो इस तरीके का इन लोगों का वहां पे रवैया था। और यहाँ पे जो मिलिट्री कू किया गया था इस समय पे, ये SLORC के द्वारा किया गया था, सोशलिस्ट लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन काउंसिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे साला वहां पे तो नीवीन था, अब उस समय कुछ था, अब यहाँ पे कुछ आ रहा है, SLORC आ गया, अब ये क्या चीज है? देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। जितने भी चीजें हैं वो सभी चीज मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। देखिए, शुरुआत होता है स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल से, SPDC से। ये आपका मिलिट्री का है, ऑफिशियल नेम ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। तो मिलिट्री जो गवर्नमेंट है बर्मा का, उसका नाम था SPDC यानी स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, अब इसी को बुलाया गया आपका SLORC के नाम से, यानी ये सोशलिस्ट लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन काउंसिल। ठीक है, इसी को बुलाया गया SLORC के नाम से। अब क्या हुआ कि 1997 में SLORC को अबॉलिश कर दिया गया और रिकंस्टिट्यूट किया गया SPDC पे, यानी इसको हटा दिया गया। पहले SPDC से बनाया SLORC, अब SLORC को फिर हटा दिया, फिर बना दिया SPDC। ठीक है, अब 1993 में इन लोगों का एक प्रॉक्सी आया, जो मिलिट्री का प्रॉक्सी है वो आया, ये है आपका यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसी का बाद में इसको रिप्लेस करके यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी बनाया गया। ये बेसिकली प्रॉक्सी था मिलिट्री का, ताकि ये लोग जो USDP है ये कंटेस्ट कर सके इलेक्शन में। तो बेसिकली ये सभी चीजें जितने भी है ना, ये पूरा मिलिट्री से ही अटैच्ड है। आप लोग सिंपल अगर समझना चाहते हैं तो बस ये समझिए कि ये मिलिट्री है, मिलिट्री रूल है। और मिलिट्री रूल को यहाँ पे मिलिट्री रूल जो है उसको क्या कहा जाता है? युंटा। आप लोग ये टर्म भी सुनेंगे, युंटा या फिर टाटमाडाओ। ठीक है, टाटमाडाओ। ठीक है, जो म्यांमार का आर्मी है उसको बोला जाता है टाटमाडाओ, और जो इन जनरल टर्म है उसको बोला जाता है युंटा। जुंटा बोलते हैं, ऐसे युंटा प्रोनाउंस करते हैं इसको। अब देखिए, इसी समय जब ये अपराइजिंग हुआ था और ये जो कू हुआ था, इसी समय आती है हमारी मेन खिलाड़ी जो कि आजकल भी बनी हुई है, ऑन्ग सैन सू ची। ठीक है, ऑन्ग सैन सू ची यहाँ पे आ जाती हैं लाइमलाइट में। ये विदेश में थी, लेकिन इनकी माँ बीमार थी, जिसके कारण से ये विदेश से अपने देश में आई हुई थी, यानी बर्मा में आई हुई थी, और इसी समय ये सब अपराइजिंग होने लग रहा था। तो यहाँ पे इनको लगा कि नहीं, हमको अपना देश के लिए कुछ करना चाहिए, और क्योंकि इनके पिताजी भी इसी जो देश का फ्रीडम है उससे अटैच्ड हैं, तो इनके अंदर भी आया कि नहीं, हमारे को मिलिट्री रूल से हटाना है बर्मा को और यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? फॉर्म किया अपना गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं, एक पार्टी फॉर्म किया NLD के नाम से। ठीक है, इसका पूरा नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इन्होंने फॉर्म कर दिया। अब बोला गया कि अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन और हटा देंगे हम लोग मिलिट्री को। ठीक, 1988 का बात है। अब 1989 में मैंने आप लोगों को बताया था बर्मा को रीनेम किया गया था म्यांमार के नाम से, और ये मिलिट्री के द्वारा किया गया था। अब NLD आ गया है सीन में और ऑन्ग सैन सू ची आ गए हैं सीन में। अब 1990 में इलेक्शन किया गया। ठीक है, अब मिलिट्री भी है यहाँ पे, मिलिट्री है यहाँ पे, ऑन्ग सैन सू ची है और आपका NLD है। NLD इनका पार्टी है, बेसिकली ऑन्ग सैन सू ची ले लीजिए आप, हम लोग बोलेंगे। ठीक, तो 1990 में यहाँ पे इलेक्शन किया गया जाता है और यहाँ पूरा बहुमत से जीत जाता है NLD। बोलता है कि NLD जीत गया यहाँ पे। लेकिन अब यहां पे अगर NLD जीत गया है तो अब तो इनका सरकार बन जाएगा ना, लेकिन मिलिट्री के पास तो पूरा पावर है। अब कोई भी आजकल देश में चाहता है क्या कि हम अपना जो पावर है वो दे दें किसी और को? तो यहां पे मिलिट्री खिसिया गया, बोलता है कि नहीं नहीं, हम नहीं मानते हैं, तुम लोग जो किया है, तुम लोग धोखाबाजी किया है, तो हम लोग ये इलेक्शन को नहीं मानते हैं। NLD जीता है होता है, हमको नहीं फर्क पड़ता है, हम ही रूल करेंगे, हम ही राजा हैं यहाँ पे। तो मिलिट्री यहाँ पे रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से, और जो कंट्रोल है पूरा स्टेट पे यानी बर्मा पे, उसको बनाए रखता है। और उसके बाद सूची को भी बोल देता है, ए बेटा चलो तुम तो यहां से चलो, तो इसको अरेस्ट कर लेता है, इनका खेला कर देता है, इनको अरेस्ट करके ले जाता है, हाउस डिटेंशन में भेज दिया जाता है। ठीक, इसी समय जो सूची हैं इनको पूरा देश देखने लग जाता है। यहाँ पे कोई पिक्चर बना था, तो उसके बाद से सूची के बारे में सब कोई लोग जानने लग गया, और पूरा वेस्ट जो इंडिया है, US है, EU है, तो इन लोग जानने लग गया। और उसी समय सूची को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया 1991 में, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रही थी, तो इनको नोबेल पीस प्राइज भी दे दिया गया 1991 में। लेकिन इस समय ये हाउस अरेस्ट पे ही थी। ठीक है, अब देखिए,
यहां पे तो खेल समाप्त हो गया। अब 1990 में यहां से आपका मिलिट्री रूल चले आ रहा है, ठीक है, 1990 से मिलिट्री रूल चलते आ रहा है। अब 2008 आ जाता है, ठीक है, 2008 में एक आ जाता है बहुत बड़ा भसड़ यहां पे म्यांमार पे, साइक्लोन नरगिस। यहां पे साइक्लोन नरगिस आता है तो बहुत ज्यादा यहां पे लॉस होता है, पूरा प्रॉपर्टी और लाइफ का पूरा नुकसान होता है। और यहां पे जो मिलिट्री थी जो रूल कर रही थी उनको चाहिए होता है अब हेल्प, ताकि अंदर में जो बर्मा है वो स्टेबल हो सके, क्योंकि काफी ज्यादा लॉस हो चुका था। अब क्योंकि म्यांमार के पास तो इतना पैसा था नहीं, अब इनको चाहिए था आउटसाइड से हेल्प। अब आउटसाइड से हेल्प कोई कैसे करेगा? कोई भी देश, पहले ही से लोग बोल रहा था बाहर वाला, वेस्ट में जितने भी देश हैं वो लोग बोल रहे थे कि देखो तुम लोग यहाँ पे मिलिट्री रूल का खत्म करो और यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आओ, यहाँ पे सरकार बनाओ और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होना चाहिए। हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम लोग मिलिट्री से बात करेंगे। तो ये लोग पहले ही से बोल रहा था। अब लेकिन यहाँ पे तो था मिलिट्री, तो डेमोक्रेसी चाहिए था। तो यहां पे जो मिलिट्री है इन्होंने क्या एक तिगड़म भिड़ाया, इन्होंने यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन जारी किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इलेक्शन होना था। अब यहां पे मिलिट्री क्या बोल रहा था कि हम लोग पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर में रखते हुए उसी तरीके से काम करेंगे, उसको पूरा तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग उसी को लेके चलेंगे। लेकिन इन लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्यों इन लोग तो खुदे बनाया, तो इसमें इन लोग क्या किया है, काबिल बना, इसमें 25% सीट अपने नाम पे रख लिया है। अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में 25% सीट इन लोग अपने नाम के लिए फिक्स करके रख लिया है, कि ताकि मिलिट्री का जो रूल है वो किसी तरीके से खत्म ना हो जाए, ठीक। और दूसरा यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे क्या किया है लोग कि डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, जितने भी मेजर एरियाज है ना देश का, वो बोलता है कि वो केवल मिलिट्री यहां पे उसको देखरेख करेगा और मिलिट्री ही उसको चलाएगा। तो यहां पे सरकार कौन सी के लिए बना रहे हैं जी? जब सब चीज आप पे चलाइएगा तो सरकार कौन सी के लिए बना रहे हैं? कुछों के लिए बना रहे हैं क्या? कि मतलब बैठे रहिए बस सरकार, और हम देश से पैसा लेते रहते हैं, हम रूल करेंगे और सरकारें को पपेट की तरह से बना देते हैं। और यहां पे एक और यहां पे इन लोगों ने करामात कर दिया था कि किसी भी इंसान का अगर कोई भी पति या पत्नी या बच्चा है बाहर देश का, बर्मा से बाहर का, तो वो इलेक्शन में लड़ नहीं सकता है, उसको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता है। तो सूची, जिसको जो कि काफी ज्यादा डिमांड में थी, काफी ज्यादा पॉपुलर थी और इनका काफी ज्यादा चांसेस था, जीत ही जाती, काफी क्या मतलब यही जीतती ही अगर इलेक्शन होता तो। इनको क्या किया गया, इनको पूरे तरीके से दूर रखा गया इलेक्शन से, और ये क्लॉज डाल के, क्योंकि इनका जो शादी है वो एक ब्रिटिश नागरिक से हुआ था और इनके जो बच्चे हैं उनके पास भी ब्रिटिश का सिटीजनशिप है, तो इनको बाहर रखा गया। ये सभी क्लॉज डाल दिया और इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे एक जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया गया। कब? 2010 में, ठीक है। 2008 में तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा दिया गया और 2010 में एक नया इलेक्शन क्रिएट कर मतलब इलेक्शन हुआ। ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। अब इसमें क्या हुआ था, क्योंकि भाई ये तो पूरा मिलिट्री के द्वारा क्रिएट किया हुआ था ना, तो इसमें ऑब्वियसली जीतना किसको था? इसको जीतना था आपका मिलिट्री का प्रॉक्सी को, जो कि था यूएसडीपी, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, ठीक है। तो यहां पे यूएसडीपी जो है ये पार्टी आपका जीत गया और ये पावर में आ गया। तो यहां पे पावर में आने के बाद अब यहां पे तो मिलिट्री ही रूल एक तरीके से रहा ना, यहां पे गवर्नमेंट का क्या रूल है? ये तो आपका प्रॉक्सी है मिलिट्री का। तो यहां पे क्या हुआ, जो एनएलडी था, उन्होंने, जो एनएलडी पार्टी था, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस इलेक्शन को। बोला कि नहीं नहीं, तुम लोग बेटा, तुम लोग चीटिंग किया है, हम लोग नहीं मानते हैं ये वाले इलेक्शन को, हम लोगों को दोबारा से फेयर इलेक्शन चाहिए और ये सब हमको क्लॉज नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो यहां पे इन्होंने बॉयकॉट कर दिया और इसी समय यहां पे क्योंकि इलेक्शन जीत गया है और बाहर लोगों को तो दिखाना था ना भैया कि हम लोग अब डेमोक्रेटिकली चल रहे हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी आ रहा है, अब लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं और वही सरकार भी बन रहा है। तो यहां पे इन्होंने क्या किया कि सूची को भी रिलीज कर दिया, क्योंकि अब इससे तो डर है नहीं हमारे को, और दुनिया भर में दिखाना भी है कि भैया हाँ हम लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं ताकि हम लोगों को हेल्प मिल सके। तो यहां पे सूची जी रिलीज हो गई 2010 में, लेकिन यहां पे जो ये जो इलेक्शन था इसको पूरा पूरा बॉयकॉट कर दिया था एनएलडी ने। अब 2012 में कुछ बाई इलेक्शन क्रिएट किया गया कुछ सीटों पर, और यहां पे क्या हुआ, एनएलडी जीत गई। ऑब्वियस सी बात है, एनएलडी क्योंकि पूरा पूरा डेमोक्रेसी के लिए ही लड़ रही थी और बर्मा के जितने भी लोग हैं वो लोग डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए और यहाँ पे एक सरकार आए जो वो लोगों के लिए काम करे, और वो लोग मिलिट्री के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे भी अब आगे में कहीं पे भी कंटेस्ट होगा इलेक्शन तो वहाँ पे एनएलडी ही ना जीतेगा, और कौन जीतेगा? तो यहाँ पे एनएलडी जीत गया। अब 2010 से 2015 तक म्यांमार में आपका मिलिट्री रूल ही एक तरीके से आप कह लीजिए रहा, क्योंकि उसको कौन रूल कर रहा था? यहाँ पे जो 2010 में पार्टी जीता
था यूएसडीपी, वही रूल कर रहा था। अब 2015 में फिर से इलेक्शन क्रिएट किया गया, ठीक है, यहां पे फिर से इलेक्शन क्रिएट हुआ और यहां पे कौन जीता बताइए? ऑब्वियस ही बात है, एनएलडी हमारा जीत जाएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और यहां पे इन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। और यहां पे एक बात ध्यान में देने वाला यह है कि सू ची जो है इनको रखा गया स्टेट काउंसलर और डी फैक्टो लीडर, क्योंकि ये यहां पे क्लॉज बनाया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री के द्वारा कि अगर फॉरेनर स्पाउस है या फिर चिल्ड्रन है तो वो लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, इसीलिए इनको स्टेट काउंसलर और डी फैक्टो लीडर बनाया गया। लेकिन यहां पे जो सरकार है वो एनएलडी का फॉर्म हो गया। अब 2015 से 2017 के बीच में एनएलडी तो यहां पे अब सरकार बना ही हुआ है, अब यहां पे मिलिट्री का कोई रोल नहीं है, ठीक है, यहां पे कोई मिलिट्री का रोल नहीं है। लेकिन यहां पे 2015 से 17 के बीच में फिर आ जाता है रोहिंग्या क्राइसिस। आप लोगों को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था कि रोहिंग्या में रखाइन स्टेट में काफ़ी ज़्यादा रोहिंग्याज मुस्लिम को भगाया जा रहा है, पूरा यहाँ पे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं रोहिंग्या लोग। तो भाई काफ़ी बड़ा ये क्राइसिस था और यहाँ पे मिलिट्री लोगों ने खूब मारा था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये पूरे देश के बीच में आया, मतलब पूरे दुनिया के सामने ये आया, तो यहाँ पे जो सू ची थी, ठीक है, ये जो ऑन्ग सैन सू ची थी जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ था कि वो ह्यूमन राइट के लिए लड़ती हैं और ये सब चीज़, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देश के सामने, पूरे दुनिया के सामने सपोर्ट किया। किसका? मिलिट्री का सपोर्ट कर दिया। भाई इनके पास काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन था, मिलिट्री वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इनके ऊपर कुछ बाउंडेशन रहा होगा, तो जिसके कारण से इन्होंने मिलिट्री का वहाँ पे सपोर्ट कर दिया, जिसके कारण से पूरे देश में इनका जो इमेज है वो खराब होने लग गया। अब आते हैं हम लोग 2020 में। 2015 से 2017 का खेल तो आप लोगों को समझ में आ गया। 2020 में दोबारा से इलेक्शन हुआ आपका। ऑब्वियसली कौन जीतेगा? हमारा फिर से एनएलडी ही जीतेगा, क्योंकि जो मुहिम लेके चल रही थी ऑन्ग सैन सू ची डेमोक्रेसी लाने का, डेमोक्रेसी इन बर्मा, तो वो केवल ये जो डेमोक्रेसी है वो एनएलडी ही ला रहा था। और मिलिट्री का तो हमारा एक ही मोटिव था कि हमारे को अकेले अकेले रूल करना है, हम राजा हैं और किसी का हमको कुछ नहीं देखना, बस हमको रूल करना है एक राजा के तरीके से। तो यहाँ पे कौन जीतेगा? मिलिट्री जीतेगा कि एनएलडी जीतेगा? तो ऑब्वियसली एनएलडी दोबारा से जीत गया। अब 1 फरवरी 2021 को इसी दिन क्या किया, जो मिलिट्री थे, ये जो जनरल थे आपके लियांग भाई साहब, उन्होंने क्या किया कि उठवा लिया ऑन्ग सैन सू ची को, ठीक है, ऑन्ग सैन सू ची को और जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे एनएलडी वाले, उनको उठवा लिया, एकदम हथिया लिया, उठा के ले गए। यहाँ पे एक वीडियो आया था जहाँ पे एक एरोबिक ट्रेनर थी, वो नाच रही थी, उनके पीछे ना पूरा मिलिट्री का लोग जा रहा था इनको उठवाने के लिए, तो इसीलिए वो जो वीडियो है वो भी पूरा वायरल हो गया था। अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे इनको डिटेन कर लिया गया और यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया गया मिलिट्री के द्वारा। तो पूरा मामला यही है कि यहाँ पे जब सरकार आया, जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे जो मिलिट्री है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गवर्नमेंट को अगवा करवा लिया और अपना पूरा रूल लगा दिया और स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगवा दिया। अब ये लोग बोले हैं कि 1 साल के बाद दोबारा से किया जाएगा इलेक्शन। और यहाँ पे क्या इन लोगों ने बोला है, क्या कारण दिया है, क्यों इन लोगों ने उठवाया? ये लोग बोलते हैं कि मिलिट्री जो है वो गार्डियन है देश का, ये गार्ड कर रहा है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ भी यहाँ पे धोखाधड़ी होए। और यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था 2020 में, ये बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये अनफेयर हुआ है, यहाँ पे वोटिंग में फ्रॉड हुआ है और अड़ंग का भड़ंग ये लोग किया है, ये लोग धोखेबाजी से ये लोग जीत गया, हम लोग नहीं मानेंगे इसको, तो आप लोगों को दोबारा से करना होगा। ये लोग इलेक्शन कमीशन को बोले थे कि आप लोग चेक कीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन वाले लोगों को दोबारा बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं था, जो इलेक्शन था वो पूरा फेयर था, जो भी वोटिंग था वो सब पूरा फेयर था। लेकिन ये लोग मानने को तैयार, हमको तो चाहिए रूल, हमारे ऊपर तो पूरा पर्दा चढ़ा हुआ है राजा बनने का, तो हम तो भैया किसी का नहीं सुनेंगे। तो हम लोग यहाँ पे उठवा लिए, पूरा लोगों को उठवा लिए। और सूची को क्यों इन लोग डिटेन किया? बोलता है कि इनके पास वॉकी टॉकी है, इनके पास कोई और कारण नहीं बचा, तो इनको बोल दिया कि सूची के पास वॉकी टॉकी है, इलीगल है वो, अब हम इनको लेके जाएंगे, कम्युनिकेशन डिवाइस है इनके पास, इसीलिए हमको इनको अगवा कर लेना है। तो इन लोगों को क्या किया, सूची को और पॉलिटिकल लीडर्स को, एनएलडी के, उन सभी लोगों को अगवा कर दिया। तो बेसिकली यही है पूरा मामला म्यांमार कू का। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब इस म्यांमार कू को मद्देनजर में रखते हुए इंडिया का क्या स्टांस है इस पे, ये हम लोग जानते हैं। देखिए, इंडिया का नेबर है बर्मा, ठीक है, आप लोगों को पता है, और उसी के साथ साथ जो नेबर है वो है आपका चाइना भी। देखिए, यहां पे है बर्मा, यहां है हमारा इंडिया और यहां पे है चाइना। ठीक, अब देखिए
यहाँ का जो मिलिट्री लोग है, बर्मा का जो मिलिट्री है, वो काफ़ी बार हेल्प करता है इंडिया को। जो इंसर्जेंट्स आते हैं ये बॉर्डर के थ्रू इधर इंडिया में घुसते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो इसको लड़ने में, काउंटर करने में बर्मा का मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इंडिया यहाँ पे ज़्यादा भसड़बाजी कर नहीं सकता है, मिलिट्री को नहीं बोल सकता कि मिलिट्री है तुम बेटा बहुत गलत कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ जो इंडिया का जो इंडिया है वो आपका डायरेक्टली मिलिट्री से बात भी नहीं कर सकता। अगर इसको कुछ भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना है, कुछ भी डेवलपमेंट के लिए बातें करनी है, तो वो यहाँ के सरकार से ही करेगा, मिलिट्री रूल से तो कोई नहीं करता है ना। तो यहाँ पे इंडिया का जो खेल है वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, और यहाँ पे इंडिया इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। इंडिया जो बोला है वो बोला है कि म्यांमार में जो डेमोक्रेसी है वो लाना ज़रूरी है और वो लाना चाहिए, और इसके लिए म्यांमार को काम करना चाहिए इस चीज़ पे, बस इतना बोल दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर भसड़बाजी मान लीजिए कर दे, तो यहाँ पे हमारा चाइना भी है, चाइना का हिडन मोटिव है आपका बर्मा के साथ। यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चल रहा है चाइना का बर्मा के साथ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा भी देता है। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं, विचित्र लोग, जो कि इंडिया पे भसड़बाजी करने को राजी हैं। जब चाइना इन लोगों को पैसा देगा, ट्रेनिंग देगा, तो इन लोग क्या करता है, यहाँ पे भसड़बाजी क्रिएट करता है और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है इस वाले रीजन में, और इंडिया में घुसने का कोशिश करता है और इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन पेचीदा है। चाइना भी है एक तरफ से है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, और उसके बाद फिर बर्मा के साथ ये लोग ऐसे ही नहीं कर सकता। बर्मा के साथ अगर कुछ भी किया मिलिट्री के साथ या यहाँ के सरकार के साथ, तो इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा भसड़ हो सकता है। इसीलिए जो इंडिया है वो ज़्यादा इसमें कुछ बोल नहीं रहा है। अब इंडिया का क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है ये हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इंडिया के साथ इंडिया और म्यांमार का 3 प्रोजेक्ट चल रहा है जो मेन है। एक है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये एक हाईवे बनाया जा रहा है जो कि जोड़ा जा रहा है इंडिया से थाईलैंड को, म्यांमार के होते हुए ही जाएगा ये हाईवे। दूसरा है आपका कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट नेटवर्क, ये क्या करेगा, जो डिस्टेंस है गुड्स भेजने का नॉर्थ ईस्ट में इंडिया से, उसको कम करेगा 1200 किलोमीटर्स के अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे एक सितवे पोर्ट भी उन लोग डेवलप कर रहा है इंडिया, ठीक है। सितवे कहाँ पे है, राखाइन स्टेट में, ठीक है, इस जगह पे है सितवे। और यहाँ पे जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट वो यहाँ पे बन रहा है, ये है आपका ट्रांजिट प्रोजेक्ट। एक तो हो गया ये आपका कालादान प्रोजेक्ट, एक हो गया आपका हाईवे प्रोजेक्ट जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है, ये यहाँ से आके यहाँ पे आएगा, ठीक है, इंडिया को कनेक्ट करेगा थाईलैंड से म्यांमार के थ्रू। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और कहीं अगर किसी तरीके से आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कुछ भी आपको दिक्कत या गड़बड़ी लगती है इस वीडियो में, अगर आपको कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया, तो आप लोग ज़रूर से उसको इस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव मुझे दीजिएगा, ताकि मैं अपने कंटेंट को बेटर कर सकूँ, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।